अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हमारे लेक्चर के अंदर दैट इज़ गुलिवर्स ट्रैवल्स, और इसको लिखने वाले जोनाथन स्विफ्ट। हम लोगों ने ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट था हमारा लिलीपुट के बारे में, सेकेंड पार्ट था हमारा ब्रॉपटिंगटन के बारे में। ठीक है, अब ये जो हमारा आज का है वो है थर्ड पार्ट। इस थर्ड पार्ट में हम लोग अ वॉयज टू लेपूटा, बालनीबर्बी, लिग्नेग, ग्लबडब्रिब और जापान ये डिस्कस करने वाले हैं। अब क्योंकि 18th सेंचुरी हमने देखा पॉलिटिकल टर्मोइल तो था ही सोसाइटी के अंदर, साथ ही साथ साइंटिफिक टर्मोइल भी था। साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई थी इस टाइम पीरियड के अंदर। जो लोग थे वो रैशनलिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे थे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा करने लग पड़े थे। तो उस फेज को क्रिटिसाइज किया है इस पार्ट के अंदर। ठीक है, कि लोग साइंटिफिक इन्वेंशन की तरफ इतने ज़्यादा इंडल्ज हो चुके थे कि उनको अपने घर का भी नहीं पता था, अपने खुद का भी नहीं पता था। उनकी वाइफ उनको चीट करने लग पड़ी थी, उनको कुछ भी नॉलेज किसी चीज़ का नहीं था। बस वो इस चीज़ों पे, ये जो एक्सपेरिमेंटेशन होता है उसके ऊपर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, वो भी फेल्ड एक्सपेरिमेंटेशन पे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे फिलोसफी को भी क्रिटिसाइज किया जाएगा। कैसे, हम वन बाय वन देखते हैं। एनी हाउ, लास्ट जर्नी में हमने देखा था कि गुलिवर जो है वो अपने घर वापस आ चुका है। अब 10 डेज लेटर, 10 दिन बाद गुलिवर से एक कैप्टन मिलने के लिए आता है और वो उसको इनविटेशन देता है। कहता है कि हम लोग 2 मंथ बाद एक अगेन वॉयज पे जा रहे हैं। तो वो गुलिवर को कहता है कि तुम हमें ज्वाइन कर लो और हमारे साथ तुम भी निकल जाना। गुलिवर जो है वो पहले ही वॉयज का बहुत शौकीन होता है। एनी हाउ ही एक्सेप्टेड, एंड देन वो अपनी वाइफ को कन्विंस करता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारा जो वर्क है मेरा एज अ सर्जन वो कंटिन्यू हो जाएगा, तो मुझे जाना चाहिए, मैं जा रहा हूँ इस जर्नी के ऊपर। अब जब वो दिन आता है उस टाइम पे गुलिवर अब इस कैप्टन के साथ कुछ क्रू मेंबर्स के साथ निकल जाता है जर्नी पे। अब वो वॉयज में निकला, फिर अनफॉर्चुनेटली तूफान आ जाता है। अब जब 3 दिन गुजरे, तूफान आ गया। तूफान ने क्या किया, उनकी कश्ती को नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की साइड पे ले गया। अब वो जब नॉर्थ ईस्ट की साइड पे थे तो वहाँ पे पायरेट्स ने अटैक कर दिया, समुद्री जो डाकू होते हैं। उनके अटैक करने के बाद गुलिवर जो है उनमें से किसी एक डाकू की बेइज्जती करता है, तो गुलिवर को सजा के तौर पे एक स्मॉल कैनू के अंदर बिठा के, छोटी सी कश्ती के अंदर बिठा के पानी में छोड़ दिया जाता है। वो अपनी कश्ती खुद चलाता रहता है। 4 दिन गुजर जाते हैं। 5वें दिन बाद वो एक आइलैंड पे पहुंचता है और बहुत थका हुआ होता है तो सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि उसकी छत, सर के ऊपर वहाँ पे बादल जो है वो फ्लोट कर रहे हैं, बादल उड़ रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद गुलिवर को पता लगता है कि ये जो बादल हैं ये एक्चुअली में बादल नहीं है, ये एक फ्लोटिंग आइलैंड है। ठीक है, गुलिवर उस आइलैंड के लोगों को आवाज़ मारता है। गुलिवर की आवाज़ सुन के जो आइलैंड के लोग हैं वो पुल्ली नीचे फेंकते हैं, जिसके थ्रू वो गुलिवर को अपने पास ले जाते हैं। अब गुलिवर जिस आइलैंड पे पहुंचा, उस आइलैंड पे गुलिवर के ही साइज़ के लोग थे। उनके जो हेड्स थे वो राइट और लेफ़्ट साइड पे स्लैंट हुए हुए थे। उनके कपड़ों के ऊपर पिक्चर्स थी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की या एस्ट्रोनॉमिकल साइंस की। और स्लैंट का मतलब होता है झुके होना, मतलब इस तरह से तिरछा होना। कुछ लेफ़्ट साइड पे थे तो कुछ राइट साइड पे सर थे उनके। अब मैंने बताया उनकी जो शर्ट्स थी वो शर्ट्स के ऊपर या तो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस थे या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की पिक्चर थी। तो ये जब अपीयरेंस बताता है ये लोग लिपुटियंस थे। मतलब अब गुलिवर को पता लगता है कि वो लिपुटा के अंदर है, जिस जगह पे। ठीक है, इस आइलैंड का नाम क्या है, लिपुटा। और लिपुटा किसको सिंबलाइज कर रहा है, ये जो अब्सर्डिटी है, फुलीज हैं लिपुटियंस के, उनको इंडिकेट कर रहा है। अब जो लिपुटियन थे उनके घर के कहते हैं एंगल्स जो है ना वो बहुत ही पुअरली बने हुए थे, मतलब डिज़ाइन किए हुए थे। कोई भी राइट एंगल्स नहीं था उसके घरों का। कहते बड़ा ऑड बिहेवियर था, मतलब ऑड थिंग थी। क्यों? क्योंकि हर टाइम ये लोग मैथमेटिक्स की बात करते हैं,
मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, फिर भी इनके घर के जो एंगल्स हैं वो राइट एंगल्स नहीं हैं, बहुत ही पुअरली बिल्ट हुए हैं इनके घर। ठीक है, अब कहता है यहाँ पे पीस ऑफ माइंड नाम की चीज़ नहीं दिखाई देती। फर्दर यहाँ पे एक पर्सन को प्रिपेयर किया जाता है जो कि गुलिवर को लिपुटियन लैंग्वेज यानी कि जो लैंग्वेज है इस आइलैंड की वो सिखाने के लिए रेडी होता है। अच्छा, तो मैथमेटिक्स की ऑब्सेशन का मैंने आपको बता दिया कि दे वर वेरी ऑब्सेस्ड विद मैथमेटिक्स, लेकिन इसके बावजूद देयर हाउसेस वर बिल्ट पुअरली। ये कहते हैं यहाँ पे पीस नाम की चीज़ नहीं थी, ये हमेशा कॉन्स्टेंटली डेंजर्स के बारे में जो है ना वो परेशान रहते थे, जैसा कि सूरज कहीं चला ना जाए। ठीक है, ये काइंड ऑफ इनकी जो वरिंगनेस थी ना वो भी बड़ी ओड थी। अब इनकी इंडल्जेंस विद मैथ्स और इंडल्जेंस विद साइंटिफिक डिस्कवरी, साइंटिफिक जितनी भी थी अप्रोचेस वो ठीक, उन सब की बेस पे क्या हुआ, इन्होंने अपने घर को भी इग्नोर कर दिया, खुद को भी इग्नोर कर दिया। ठीक है, इंटेलेक्चुअलिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी हो गए और इस बेस पे क्या हो रहा था, इनकी जो विमेन थी वो इनको चीट कर रही थी, उनके अफेयर थे बल्ले बर्बी मेन के साथ और इन लिपुटियन को इस चीज़ की खबर ही नहीं थी। अब जो किंग था लिपुटा का वो अपनी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड के अंदर ज़रा इंटरेस्ट नहीं रखता था। देन गुलिवर को पता लगता है कि जो लिपुटा है ये एक फ्लोटिंग आइलैंड है बाली बर्बी के ऊपर, और बाली बर्बी वो आइलैंड था जहाँ पे गुलिवर ने अपनी कैनो को लैंड किया था। यानी यू में से दैट कि ये ऊपर लिपुटा है तो नीचे ये बाली बर्बी है। गुलिवर ने अपनी कैनो को लैंड किया, उसने ऊपर से फ्लोटिंग आइलैंड देखा, लोगों को आवाज़ दी, वहाँ से पुल्ली नीचे आई, गुलिवर को ऊपर अपने साथ ले गई। फिर उसके बाद लिपुटा में जो जो हुआ गुलिवर वो एक्सपीरियंस कर रहा है, और फिर गुलिवर को पता लगता है कि जो नीचे आइलैंड था, जिस आइलैंड पे इसने अपनी बोट को लैंड किया था, उस आइलैंड का नाम बाली बर्बी है। एनी हाउ, तो हमने जब लिपुटा के अंदर देखा तो लिपुटा में पता लगा कि लिपुटा जो है वो सिंबलाइज कर रहा है डिटैचमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, कि जो रियल वर्ल्ड है उससे डिटैच्ड ही हो चुके हैं जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो। ठीक है, और इसी चीज़ को वो सिटायर कर रहा है अपने इस राइटिंग के अंदर, क्योंकि 18वीं सेंचुरी के अंदर भी ऐसा ही हुआ था कि जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो रियल वर्ल्ड को बिल्कुल भूल चुके थे, अपनी साइंटिफिक इन्वेंशंस, अपने एक्सपेरिमेंटेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हुए थे। ठीक है, एनी हाउ स्टोरी में फर्दर पता लगता है हम लोगों को कि बाली बर्नी के टाउन के अंदर अगर कोई भी एक्ट करता है, ठीक है, तो लिपुटा जाके अपनी पावर दिखाता है। लिपुटा जाके उस टाउन के ऊपर फ्लोट करने लग पड़ता है, जिस बेस पे ना तो रेन और ना ही जो सन है वो शाइन कर पाता है। मतलब ना रेन होती है उस टाउन पे, ना ही सनशाइन होता है। यानी कि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन दिखाई गई है और यूज़ ऑफ पावर का नेगेटिव यूजेज दिखाई गया है। गुलिवर कहता है लिपुटा जो बहुत ही बोरिंग प्लेस था, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे ना वो एक तो बिजी थे और ऑल द पीपल जो थे, जितने भी लोग थे वो ज़्यादा इंटेलिजेंट थे गुलिवर से। ठीक है, पीपल देयर आर ऑल मच मोर इंटेलिजेंट देन ही इज़। फिर गुलिवर जो है वहाँ से परमिशन लेता है बाली बर्बी जाने की, उसको परमिशन मिल जाती है। जब वो बाली बर्बी में जाता है तो उसकी मुलाकात लॉर्ड मोनाडाई से हो जाती है। सॉरी, इट्स लॉर्ड मोनोडी। अब इनसे मुलाकात होती है, गुलिवर पहले उनके घर में स्टे करते हैं। देन लॉर्ड मोनोडी जो है गुलिवर को बाली बर्बी दिखाते हैं। जब वो बाली बर्बी देखते हैं तो हैरान होते गुलिवर देखे कि जो लॉर्ड मोनोडी था उनका घर तो बहुत वेल एस्टैब्लिश था, लेकिन ये पूरा लैंड बैरन था, इट इज़ सैडली केप्ट। और गुलिवर कहते हैं द लैंड इज़ बैरन एंड सैडली केप्ट। तो गुलिवर बड़ा हैरान होता है कि ऐसा क्यों है। फिर मोनोडी जो वो एक्सप्लेन करता है इस कंडीशन के बारे में, कहते हैं कि बाली बर्बी के ना कुछ लोग लिपुटा में गए, वहाँ से उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशंस को देखा, और जब वो वापस बाली बर्बी आए तो उन्होंने सोचा कि अब जो बाली बर्बी है ना
बर्बी उस जगह पे कई चीज़ें चेंज की जाएं। तो जब उन्होंने यहाँ से चीज़ें चेंज करने की कोशिश की, इंक्लूडिंग एकेडमिक वे ऑफ लिविंग, तो क्या हुआ, उनका आइडिया जो था वो फेल्ड हो गया, जिस वजह से क्या हुआ, हर जगह बैरननेस और सैडली केप्ट इन्वायरमेंट हो चुका था। इस जगह का जो लैंड है वो सारा तबाह हो चुका था। और लॉर्ड म्यूरी कहता है कि मेरा लैंड, मेरा एरिया जो है वो अभी तक इतना प्लेंटीफुल है, वो इसलिए क्योंकि मैंने कभी भी अपनी जो लिविंग स्टाइल था उसको चेंज नहीं किया। एनी हाउ, इसके बाद गुलिवर जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं ग्रैंड एकेडमी ऑफ लेगैडो को विजिट करता है, जो कि एक लार्ज मेट्रोपोलिस है बेलनी बर्बी का। जब गुलिवर यहाँ पे विजिट करता है तो देखते हैं यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं, जिनको गुलिवर कहते हैं दे ऑल वर पॉइंटलेस, यानी कि इतना कोई रिमार्केबल काम नहीं था, जस्ट पॉइंटलेस टॉपिक्स के ऊपर ये लोग काम करने लगे हुए थे। जैसे कि वो एक आदमी से मिला जो कि सनलाइट से क्यूकम्बर निकालने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा क्या था, वो एक्सक्रीमेंट को वापस फूड में कन्वर्ट कर रहा था। एक्सक्रीमेंट मतलब जो हमारी फीसिस है, ठीक है, फीसिस को, पॉप को वो अगेन फूड में टर्न करने की, कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। मतलब काइंड ऑफ वियर्ड एंड फजूल किस्म के एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे हो रहे थे, जिसकी बेस पे जो जोनाथन स्विफ्ट है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक्सेसेस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी एंड द एब्सर्डिटी ऑफ इम्प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। मतलब कि इम्प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इम्प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबको, और जो साइंटिफिक चीज़ों से लेके इनकी एक्सेसिव ऑब्सेशन है उनको। मतलब कि ऐसे ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे जिनका कोई तुक्की नहीं बनता था, ठीक है, ना सर ना पैर। तो इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है 18th सेंचुरी को, सेटायर किया उन्होंने कि उस टाइम पे लोग जो थे वो वेयर्ड काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जिस वजह से सोसाइटी जो थी वो फर्दर डिस्ट्रक्शन की तरफ ही जा रही थी। जैसा कि हमने देखा कि ये जो लैंड ऑफ बेलनी बर्बी है वो बैरन हो चुका हुआ था इन्हीं एक्सपेरिमेंट की बेस पे। फर्दर वो आइस से गन पाउडर बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो जो है स्पाइडर से सिल्क बनवाने की कोशिश कर रहे थे। फिर गुलिवर जो है वो अकेडमी का एक पार्ट विजिट करता है जो कि बेसिकली गवर्नमेंट ने स्टडीज़ के लिए बनाई हुई थी, ठीक है, उसमें स्टडीज़ ऑफ गवर्नमेंट ये की जाती थी। इस विजिट के बाद गुलिवर डिसाइड करता है कि वो लग्नग में जाएगा, लेकिन इसे पता लगता है कि एक मंथ के लिए उसको लग्नग के लिए कोई भी शिप नहीं मिलने वाली, तो इसको कहा जाता है कि वो ग्लब डब ड्रिप में चला जाए। जब वो ग्लब डब ड्रिप में जाता है तो वहाँ पे देखता है कि बहुत सारे मैजिशियंस हैं, क्योंकि ग्लब डब ड्रिप का मतलब ही यही है, आइलैंड ऑफ मैजिशियंस। जब वो वहाँ पे जाता है वो पहले गवर्नर होम पे जाता है, जहाँ पे जो गवर्नर है और उसकी फैमिली है वो उनकी सर्विंग की जा रही होती है। कौन कर रहे होते हैं, डोमेस्टिक्स, जो कि समवॉट अनयूजुअल चीज़ थी वहाँ पे, ठीक है। द गवर्नर एंड हिज फैमिली आर सर्व्ड एंड अटेंडेड बाय द डोमेस्टिक्स ऑफ अ काइंड समवॉट अनयूजुअल, मतलब कुछ अजीबोगरीब लोग थे वो। गुलिवर जो पता लगता है यहाँ पे कि जो गवर्नर है ना उसके पास एक पावर है, वो जितने भी डेड लोग हैं उनको वापस ले आता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुलिवर्स को कहा गया कि तुम किसको बुलाना चाहोगे, गुलिवर कहता है मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट को बुलाऊंगा। जहाँ पे हम देखते हैं कुछ नरेशंस, यानी यहाँ पे फिलोसफर्स का रोल आएगा, उनकी नरेशन जाएंगी। अलेक्जेंडर जो है वो गुलिवर को बताएगा कि इसकी तो मौत इसलिए हुई थी क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, ठीक है। उसके बाद जो है गुलिवर होमर को बुलाएगा, एरिस्टोटल को बुलाएगा, डिस्क्रेटिस को बुलाएगा, मतलब डिफरेंट जो है कैरेक्टर्स उनको बुलाएगा जो कि खुद अपने बारे में कोई ना कोई नेगेटिव रिमार्क देंगे। फिर गुलिवर जो वो इंग्लिश ह्यूमन को बुलाता है और देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लार्जर और स्ट्रॉन्गर है रियल इंग्लिश पीपल से, मतलब प्रेजेंट टाइम पे जो इंग्लिश के लोग थे उनसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिस वजह से वो बड़ा परेशान होता है। कहते हैं जो कंट्री मैन है ना वो रियलिटी में जो स्ट्रॉन्ग कंट्री मैन है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। यानी यहाँ पे इस पार्ट के थ्रू गुलिवर ने एक तो ह्यूमन को क्रिटिसाइज़ किया, दूसरा जो फिलोसफर्स थे उनको क्रिटिसाइज़ किया। तो जो फिलोसफर्स हैं वो भी अब वैसे के फिलोसॉफिकल फिगर्स नहीं रहे,
ठीक है, मतलब नेगेटिव करेक्टर्स हो चुके हुए हैं। और इन फिलोसफर्स के बारे में कहा जाता है कि बड़ी अच्छी अच्छी फिलोसफी करते हैं, ये इतने पॉपुलर है अमंग द पीपल, लेकिन रियलिटी में ये इतने पॉपुलर नहीं है। ये वैसे ही लोगों ने इनको मशहूर कर दिया अपना नाम बनाने के लिए। यहाँ पे गुलिवर जो है यहाँ पे ये इंडिकेट करना चाह रहा है। और जब वो इंग्लिश शोमैन को बुलाता है तो वहाँ पे वो ये इंडिकेट करना चाहता है कि जो प्रेजेंट टाइम पे इंग्लिश पीपल हैं वो वीक हो चुके हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने नाम की खातिर काम कर रहे हैं, काम की खातिर काम नहीं कर रहे। अभी लग्नक से होके गुलिवर जाता है जी, सॉरी, अब गुलिवर लग्नक की तरफ जाता है। पहले गुलिवर गया था ग्लबडब में, अब लग्नक की तरफ जाता है तो वहाँ पर वो एक डच मैन के तौर पे जाता है, क्योंकि वो कहता है कि आई थॉट इट इज़ नेसेसरी टू डिस्गाइज माई कंट्री एंड कॉल माई सेल्फ एन होलैंडर because my intentions were for Japan and I knew the Dutch were the only Europeans permitted to enter into that kingdom। ठीक है, मतलब कहते हैं सिर्फ डच को यहाँ पे अलाउ किया जाता था एंटर होने के लिए। अगर मैं पता लगता है कि मैं इंग्लैंड का पर्सन हूँ तो ये मुझे जो है ना अंदर आना ना देते। मैं अपने आप को होलैंडर प्रेजेंट किया, ठीक है, यानी कि अपनी आइडेंटिटी डिस्गाइज करके गया यहाँ पे। लेकिन लेटर ऑन जब ये लग्नक में ही था, इसकी रियल आइडेंटिटी डिस्कवर हो जाती है, जिस बेस पे गुलिवर को सजा होती है। उसके बाद गुलिवर को पता लगता है कि लग्नक के अंदर ये ट्रेंड है कि कोई भी किंग के पास आए ना तो उसने एक तो क्रॉल करके आना है, दूसरा अपने हाथों और घुटनों के ऊपर बैठ के आना है और फ्लोर को लिक करना है। और किंग क्या करता है, किंग ऐसा करता है कि जिससे वो छुटकारा पाना चाहे ना उसके लिए वो फ्लोर को पॉइजनिंग कर देता है, यानी कि वहाँ पे जहर लगा देता होता है। एनी हाउ नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 10, उसमें गुलिवर पता लगता है स्ट्रल्डबर्ग के कुछ चिल्ड्रन होते हैं उनके बारे में जो कि लग्नेरियंस होते हैं। इन सब के ऊपर रेड डॉट होता है फोरहेड्स पे। ये बच्चे जो होते हैं ये इमोर्टल बच्चे होते हैं जो कि गुलिवर देख के बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज फील करता है कि वो इतना खुश होता है कि इमोर्टल हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, सो ऑन। तो गुलिवर इनको देख के ये भी सोचता है कि अगर ये इमोर्टल होता तो ये क्या करता। लेकिन गुलिवर को जल्द ही पता लग जाता है कि जितने भी ये बच्चे हैं ये अपने लिए इमोर्टलिटी को एक काइंड ऑफ कर्ड समझते हैं। और जो लोग मोर्टल होते हैं, जिनको डेथ हो जाती है, ये उनके लिए उनके बारे में सोच के बड़ा अनहैप्पी और उनसे जेलस फील करते हैं। इनको अपनी लाइफ कभी भी पसंद नहीं आती, इनकी लाइफ से वो डिप्रेसिंग होती है इनके लिए। और फर्दर जो यहाँ पे जो किंग होता है लग्नक का, वो गुलिवर से इंस्पायर होता है, वो गुलिवर को माफ़ कर देता है, उसको प्रिजन से निकाल देता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, गुलिवर को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है कोर्ट के अंदर। गुलिवर जो है वो वापस जाना चाहता है। अब मैजेस्टी जो है वो इसको लाइसेंस देती है, वो लाइसेंस दे के और साथ साथ इसको 444 यानी कि 444 पीसेस ऑफ गोल्ड भी दिए जाते हैं और एक वेरी वैल्यूएबल रेड डायमंड भी दिया जाता है। अब जब जापान में होता है ना गुलिवर, तो उसको वहाँ पे कहा जाता है कि उसने काइंड ऑफ अपना रिलीजन ही चेंज कर लेना है। इसने वहाँ पे मोस्टली से डच बाकी के डचमैन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसने जो है ना पावर को और फेवर को गेन करने के लिए अपने जो रिलीजियस बिलीफ है वो चेंज करने हैं। लेकिन गुलिवर जो वो रिफ्यूज़ करता है, जो कि सजेस्ट करता है कि अपने लिए वो स्टैंड ले सकता है, ठीक है। और इसके अलावा गुलिवर जो वो अपनी फैमिली के पास वापस चला जाता है, जो कि उसकी इंडिपेंडेंस को इंडिकेट करता है। यानी ओवरऑल अगर लास्ट पैसेज में देखा जाए ना, जो इसका लास्ट पैसेज है, बिल्कुल एंडिंग जिसको हम कहते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास सटायर किया गया हुआ ह्यूमन नेचर के ऊपर, स्पेशली उनकी टेंडेंसी टू सीक पावर, ठीक है, कि लोग जो हैं वो दूसरे को पावर के लिए, दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पे देखा हम लोगों ने सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्रीडम भी मौजूद है। मतलब गुलिवर जो है उसको किंग ने भी पहले कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया। उसको जब जापान जाना पड़ा तो कहा गया कि तुमने अपने जिस तरह के बाकी डचमैन अपने बिलीफ के साथ करे, तुम्हें भी बिल्कुल वैसे करना है, अपने बिलीफ को बेच देना है। लेकिन वहाँ पे वो रिफ्यूज़ करता है, ठीक है। और वो अपने ही घर जाने की बात करता है कि मतलब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, अपना घर जाऊँगा मैं, घर खुशी खुशी रहेगा वो। और ऐसा ही होता है, एट द एंड अपनी फैमिली के पास पहुँच जाता है, ठीक है। जो कि थ्रू एंड थ्रू हमने देखा अगेन सटायर था, किस पे, फैमिली पे। फैमिली कौन सी, बेसिकली मैंने सोसाइटी बोलना था, सोसाइटी के ऊपर। सोसाइटी कौन सी, 18th सेंचुरी की सोसाइटी, उनके लिविंग स्टैंडर्ड पे सटायर था। उनके जो पावर को
पावर को गेन करना, दूसरों पे कंट्रोल करना, कॉलोनियलिज्म, ठीक है, वो भी सटायर यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। और यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई गई है, वो ये कि देखो सारे उसने जितने भी हम लोग को प्लेसेस दिखाई, फैंटेसी प्लेसेस दिखाई, रियल प्लेसेस नहीं थी, लेकिन जापान एक रियल प्लेस थी। और उस टाइम पे यानी कि जो 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, जापान जो था वो एक क्लोज सोसाइटी काउंट होता था, यानी कि वो आउटसाइड ट्रैफिक को, आउटसाइड वर्ल्ड के ट्रैफिक को अपनी कंट्री के अंदर एंटर नहीं होने देता था। फर्दर हमने देखा इसमें इमॉर्टलिटी का कॉन्सेप्ट भी था। अब इमॉर्टलिटी हर कोई कहता है जी बड़ा वंडरफुल चीज़ है कि कोई भी कभी भी मरे ना, सो ऑन, लेकिन यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को भी दिखाया गया कि वो एक फॉल्स कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली में जो लोग इमॉर्टल होते हैं वो डिप्रेस्ड फील कर रहे होते हैं, वो जो है अपनी लाइफ को ब्लेसिंग नहीं समझ रहे होते हैं, वो इवन के जो मॉर्टल क्रिएचर हैं उनसे वो जेलसी फील कर रहे होते हैं। और लग्नम में हमने देखा कि जो गुलिफर है वो जो रेडिकुलस रूल्स है रॉयल्स का और उनकी पावर का, उनको अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, उनको वो डिसलाइक कर रहा है, उनको क्रिटिसाइज कर रहा है। और जो वो ग्लबडब ड्रिप था वहाँ पर डिफरेंट फिलोसफर्स दिखाए, उनकी नरेशन दिखाई, तो वहाँ पे वो हिस्ट्री को और फिलोसफी को क्रिटिसाइज कर रहा है, यानी कि जो हिस्ट्री है वो कभी भी सेम नहीं रही, हिस्ट्री हमेशा क्रिएट की गई हुई है, हिस्ट्री हमेशा वो लिखी गई है जो कि लोगों को दिखाना चाहिए गई हो। यानी कहता है वहाँ पे स्विफ्ट कि हम हिस्ट्री पे बिलीव नहीं कर सकते, हिस्ट्री कभी भी ट्रूथफुल नहीं होती, ये इवेंट के क्रिएट की जाती है, लिखी जाती है, और लिखता कौन है, वो जो जिस चीज़ को मीन्स बेसिकली रॉयल्स ही लिखवाते हैं ये हिस्ट्रीज़ के कॉन्सेप्ट, और जिस तरह वो जिस पर्सपेक्टिव से दिखाना चाहते हैं वो उस पर्सपेक्टिव से नरेट कर देते हैं। और फर्दर जब हम लोग थे बालनी बर्बी में और लपूटा में, हमने वहाँ पे देखा कैसे कैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज़ का, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशंस का यूज़ किया जा रहा है, और इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअलिज्म के अंदर इंडल्ज हो गए कि अपनी रियल वर्ल्ड, रियल सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ हो गए हो। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर अबाउट द जर्नी ऑफ वॉयज ऑफ लपूटा, बालनी बर्बी, लग्नक, ग्लबडब ड्रिप और जापान। आई होप कि आपको थर्ड पार्ट भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोर्थ वॉयज जो कि लास्ट पार्ट होगा उसको कवर करेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।